हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनवराज आपके लिए अक्टूबर महीने का बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर लेकर आ गया हूं। यहां पर हम अक्टूबर 2021 के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि करेंट अफेयर से रिलेटेड है और जिनके आने के चांसेज आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हैं या फिर बिहार के अन्य एग्जाम्स जैसे कि बिहार दारोगा, बिहार एसएससी, हर तरीके के एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक रहने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारा पैटर्न होगा कि आपके सामने पहले एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें कि 5 ऑप्शंस होंगे, यानी कि जैसा बीपीएससी का पैटर्न होता है, नॉर्मल प्रीलिम्स का पैटर्न। इसके बाद इन ऑप्शंस के आधार पर जो भी डिस्कशन करना होगा या मुझे अगर रेलेवेंट लगा कि आपके साथ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग ही साझा की जाए तो मैं वो भी करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार में नीति आयोग के तर्ज पर जिलों की रैंकिंग में कुल कितने मानक रखे गए हैं, कितने पैरामीटर्स कंसीडर किए गए हैं। जैसे कि नीति आयोग के द्वारा रैंकिंग की जाती है तो यहाँ पर स्टेट्स की रैंकिंग होती है नीति आयोग के द्वारा, तो बिहार में जिलों की रैंकिंग की जा रही है और यहाँ पर सारी चीज़ों को कंसीडरेशन में रखेंगे, जैसे कि गरीबी का खात्मा, भूख जो है मतलब हंगर के इंडेक्स को देखेंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल को देखेंगे और क्वालिटी एजुकेशन को देखेंगे। इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसीडर कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स का रैंकिंग किया जाए। तो टोटल इसमें कितने मानकों की बात की गई है, तो टोटल 17 मानकों की बात की गई है कि 17 अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से कंक्लूजन निकाला जाए और ये सब कुछ किया जा रहा है 2030 के टारगेट को अचीव करने के लिए, यानी कि जो सतत विकास का हमारा लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए। इस न्यूज़पेपर के क्लिपिंग को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 17 मानकों पर जिलों की उपलब्धि के आधार पर होगी रैंकिंग और यहाँ पर बिहार में नीति आयोग के तर्ज पर जिलों की रैंकिंग हो रही है। और ये पूरे के पूरे जो 17 पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखना है यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि गरीबी का खात्मा, भुखमरी समाप्त करना, स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किन चीज़ों की बात की जा रही है। जो हमारे पास टारगेट्स अचीव करने हैं, एसडीजी के जो टारगेट्स हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ बात की गई है। एसडीजी का 1, 2, 3, 4 ऐसे करके टोटल 17 पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जा रहा है। और अब आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने एसडीजी से कनेक्ट करते हुए चीज़ों को बता दिया और ये भी आप जान गए कि जो टारगेट है वो 2030 सन के लिए है, ईयर 2030 के लिए है। अब इसके आधार पर फिर आगे जो डेवलपमेंट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगला जो सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा साल में न्यूनतम कितनी बार मजदूरी दर तय की जाती है, यानी हाउ मेनी टाइम्स द मिनिमम वेज रेट इज फिक्स्ड बाय बिहार गवर्नमेंट इन अ ईयर, यानी एटलीस्ट कितनी बार, न्यूनतम आपसे पूछा गया कि कम से कम इतनी बार तो मजदूरी दर जो है वो तय होना ही चाहिए कि मिनिमम कितनी सैलरी मिलनी चाहिए किसी भी एक वर्कर को। अलग अलग कैटेगरीज में ये बातें होंगी। यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने 1, 2, 3, 4 या ऑप्शन ही, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी साल में 2 बार एटलीस्ट मजदूरी दर जो है वो तय किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार में न्यूनतम मजदूरी 2 से 4 रुपये बढ़ी, नई दर आज से, तो ये जब भी का है तो ये आज से कल से कोई मतलब नहीं है। आपके लिए काम की बात यह है कि साल में 2 बार एटलीस्ट जो है ये डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट, ये भी आप समझ गए। और यहाँ पर बताया गया है कि ठीक है, जो अकुशल श्रेणी में है यानी अनस्किल्ड वर्क फोर्स जो है उसके लिए पहले क्या सैलरी थी, बढ़ के कितनी हो गई, अर्धकुशल, सेमी स्किल्ड के लिए, कुशल के लिए स्किल्ड, अति कुशल, और जैसे कि कोई पर्यवेक्षी का काम कर रहे हैं, सुपरिंटेंडेंस का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मासिक सैलरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो आप समझ गए स्टेट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है मिनिमम वेज को डिसाइड करने में। जो भी लोग हैं जो LSW ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए तो ये सारी चीज़ें आए दिन मिलती हैं, लेकिन जो गैर
LSW ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी ये सारे इंफॉर्मेशंस काम आते हैं। अगला जो सवाल है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग, यानी केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के कितने जिलों को जलवायु अनुकूल खेती के लिए चिन्हित किया गया है। और आपके सामने ऑप्शंस हैं 38 यानी सारे के सारे जिले, या फिर 2, या फिर 16, या 10, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या 1 से अधिक। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 10 ऐसे जिले हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया है जलवायु अनुकूल खेती के लिए, यानी कि क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग के लिए। तो अब दिमाग में ये भी सवाल आ जाना चाहिए कि ये कौन कौन से जिले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सीतामढ़ी, नालंदा, दरभंगा, सिवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको कि सिलेक्ट किया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार की जो संस्था है ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा चूज किया गया है। अब यहाँ पर जलवायु अनुकूल जो खेती है, जो डिस्ट्रिक्ट चूज किए गए हैं, यहाँ पर पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाएगा, साथ ही साथ उद्यान आधारित खेती जो है यानी कि हॉर्टिकल्चर को भी ध्यान में दिया जाएगा, इन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। और ये सब कुछ किया जा रहा है जो बिहार में एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर कॉलेज हैं उनके सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में ये सारी चीज़ें होंगी। और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इसके पहले भी जो नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसेलिएंट एग्रीकल्चर था, जिसको निकार कहते हैं शॉर्ट में, तो वहां पर बिहार के ही कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि नवादा हो गया, जहानाबाद, सारण, बक्सर, औरंगाबाद, बांका, इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। जब उनका टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स को ध्यान में लिया जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इनको अच्छे से एक बार देख लीजिए, और जब आप मेंस वगैरह के लिए भी, क्योंकि मेरा यही स्टाइल है, मैं प्रीलिम्स की बात करता हूं साथ में मेंस की बात करता हूं, कि आप मेंस के लिए जब तैयारी करें तो आपके पास एग्रीकल्चर इन बिहार का जो टॉपिक तैयार करना होता है, वहां पर इन चीजों को आप प्लेस कर सकते हैं। इसको अपने नोट्स में एक विशेष ध्यान जो है, जगह जो है वो आप दे सकते हैं, तो सही रहता है इस तरीके से पढ़ना। अब अगला जो सवाल है यह है कि बिहार के किस एयरपोर्ट पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की बात की गई। At which airport of Bihar there was talk of making multi-level parking? पटना, दरभंगा, गया या मुजफ्फरपुर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, 1 से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा है, नया नया बना है, इसका फंक्शन शुरू हुआ है और इसके विस्तार के लिए बातें होने लगी हैं, डिमांड्स होने लगे हैं कि इसका एक्सपेंशन होना चाहिए, एक साथ ज़्यादा एयरप्लेन्स जो हैं यहाँ पर मतलब लैंड कर सकें, एक साथ यहाँ से रनवे का एक्सपेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए और साथ ही साथ जो यहाँ पर पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके कह लें कि संख्या को ध्यान में रखते हुए मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की भी बात की जा रही है। एयरपोर्ट्स वगैरह की बात हो रही है तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स ये भी बहुत न्यूज में रहा। तो यहाँ पर बिहार के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट की बात की गई थी, यानी पटना एयरपोर्ट की प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो उन चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा आप अपना जो न्यूज आइटम है उसको दिमाग में रखे रहिएगा कि कुछ भी इस तरीके से सवाल अगर पूछा जाता है तो एकदम ऐसा ना लगे कि आउट ऑफ ब्लू कुछ पूछ लिया गया है। ये देखिए, ये एक स्टैटिक सेक्शन का सवाल है, करेंट अफेयर्स से डायरेक्टली नहीं लेना देना है, लेकिन हाँ लेना देना है। सवाल ये है कि पटना यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1916 में, 1873 में, 1930 में, 1921 में या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, 1 से अधिक। जब आप जीएस पेपर की तैयारी करते हैं मेंस के लिए, वहां पर एजुकेशन इन बिहार, प्रेस इन बिहार, ये सारे टॉपिक्स हैं, वहां पर ये सब पढ़ना होता है। प्रीलिम्स में स्टैटिक सेक्शन के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ है 1 अक्टूबर 1917 को। ओके, तो इस तरीके से इसकी 100वीं वर्षगांठ बनाई गई थी और इसके बाद अब फिर से बात चल रही थी कि अब 1 अक्टूबर जब आया कि इसकी वर्षगांठ मनाए जाए और जो पिछले साल के टॉपर्स थे उनको सम्मानित किया जाए।
तो पटना यूनिवर्सिटी इसलिए अक्टूबर महीने में न्यूज में रहा था। तो जो भी रेलेवेंट वहाँ से क्वेश्चन हो सकता है उसको हमने अपने टॉपिक में जगह दी है। अगला सवाल है कि बिहार के किन क्षेत्रों में सबसे अधिक बेरोजगारी है। अनएम्प्लॉयमेंट, जब हम कोविड-19 पैंडेमिक की बात करते हैं और उसके बाद के समय की बात करते हैं तो कई तरीके के सिनेरियो नज़र आते हैं जहां पर लोगों ने अपने जॉब को खो दिया है, जॉब लॉस हुए हैं, और उन जगहों पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। बिहार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो बिहार के अर्बन एरिया में देखा गया कि बेरोजगारी का दर जो है वो ज़्यादा है रूरल एरिया के तुलना में, और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बिहार के अर्बन एरिया में बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा है तुलनात्मक। अगर रूरल एरिया से देखा जाए, रूरल एरिया में अप्रॉक्स 9% है और अर्बन एरिया में अप्रॉक्स 14.5% है। ठीक, अब अगला सवाल इसी से मिलता जुलता। हाउ मेनी टाइम्स अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इन बिहार व्हेन वी कंपेयर टू द नेशनल एवरेज, यानी राष्ट्रीय औसत से तुलना करने पर बिहार में कितनी गुनी बेरोजगारी है, यानी कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है या कम है, पहले तो ये दिमाग में आ जाए, और इसके बाद अगर कम है ज़्यादा है तो कितनी गुनी। 1.5 टाइम्स यानी 1.5 गुनी या 2 गुनी या 3 गुनी या 0.75 टाइम्स यानी कि राष्ट्रीय एवरेज से कम है क्या? तो नहीं, बिहार में उस समय देखा गया अक्टूबर के महीने में कि बेरोजगारी दर में कमी आई थी, और वजह भी बहुत सिंपल है, क्योंकि बरसात खत्म हो गया है तो सरकारी और जो प्राइवेट परियोजना है, जो निर्माण के काम रुक जाते हैं बरसात के टाइम में, वो सारे फिर से चालू हो गए। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड सेक्टर्स हैं, इन जगहों पर भी रफ्तार आने लगता है, तो थोड़ा बहुत रिकवरी देखा गया और इस तरीके से बिहार में बेरोजगारी के कमी आई है, ये भी बात है। लेकिन अगर राष्ट्रीय एवरेज से तुलना करें तो यहाँ पर बेरोजगारी जो है 1.5 गुनी है, 1.5 टाइम्स है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर ये करीब 9% है और अर्बन एरिया में 13.5%, 14.5% के बीच में। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और कुछ ऐसे जो लेटेस्ट डेटा होंगे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ये सब कुछ आप दे के ही प्रीलिम्स में जाएंगे। अगला जो सवाल है कि पटना के सारे डीजल ऑटो को सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक ऑटो से बदलने की तिथि निर्धारित हुई, कब के लिए बात है कि कब तक सारे के सारे जो भी यहाँ पर डीजल से चलने वाले ऑटो हैं, यानी जिनको आम बोलचाल की भाषा में टेम्पो बोलते हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा सीएनजी से या फिर इलेक्ट्रिकल ऑटो से। मार्च 2022 या फिर जनवरी 2022 या दिसंबर 2021 या दिसंबर 2022 या ऑप्शन ही, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2022। वैसे तो ये टारगेट पहले का ही था, कहा गया था कि आपको सितंबर 30 तक सारा, यानी सितंबर 30 2021 तक ही खत्म हो जाना चाहिए, बट ये पेंडेमिक जो एक्सटेंशन मिल गया यहाँ पर और लोगों के पास पैसे की कमी थी, गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर कोई हैवी हैंडेड एटीट्यूड नहीं अपनाया और यहाँ पर कुछ और महीनों की छूट दी गई है कि यहाँ पर हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करना है, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मार्च 2022 का टारगेट रखा गया है कि हम फुल्ली सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो पर शिफ्ट हो जाएंगे पटना और आजू बाजू के क्षेत्रों में। और बालू के खनन वगैरह से रिलेटेड जो न्यूज आइटम्स हैं, इन चीज़ों को भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कई बार एक्टिव पार्टिसिपेशन अपनी दिखा रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं कि बिहार के किस जिले में बनेगा कार्गो टर्मिनल? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द कार्गो टर्मिनल बी बिल्ट? भागलपुर, पटना, बेगूसराय, सारण या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारण, जिसका हेडक्वार्टर है छपरा। और जल मार्ग, यानी कि जब नेशनल वाटरवे की बात करते हैं और नेशनल वाटरवे 1 की जब बात की जाए तो उसको सशक्त बनाने का जो काम है 2023 तक पूरा होगा और सारण में बनेगा कार्गो टर्मिनल। और ये देखिए, जो भारत में हमारा अंतर्देशीय जल मार्ग है, यानी इंट्रा कंट्री जो हमारा वाटरवेज है, और इसमें गंगा जल मार्ग को सशक्त करने की बात चल रही है। और ये पूरा का पूरा कम से कम मतलब कहा जाए कि इलाहाबाद से लेके हल्दिया पोर्ट तक ये पूरा मोबाइल बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका दोहन करें, इन चीज़ों को ध्यान दिया जा रहा है। और सारण के कालू घाट में बिहार का सबसे बड़ा ये जो
टर्मिनल है, कार्गो टर्मिनल, ये बनेगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं कि बिहार के किस मंत्रालय के द्वारा नव्या योजना शुरू किया गया है। नव्या स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ बिहार? मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या एजुकेशन मिनिस्ट्री या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेल्थ से रिलेटेड है नव्या स्कीम। और इस तरीके से जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका कहना था कि नव्या देगी बच्चियों को सुरक्षा चक्र। और ये जो नव्या योजना है ये सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड, और यहाँ पर जो आर्थिक रूप से पिछड़ी बच्चियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक भी करने का काम किया जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में अग्नि मिट्टी, अब इसका इंग्लिश ही देख लीजिए, इंग्लिश सभी लोग जानते हैं, फायर क्ले ही हिंदी में भी लिखा जाना चाहिए था, कि हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में फायर क्ले का विशाल भंडार पाया गया है। फायर क्ले, इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेज हैं, आप इसको कई बार पढ़ते हैं। और हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स के द्वारा इस बात का खुलासा किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर कहलगांव, नवीनगर, खूंटी, बिहटा या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का कहलगांव। कहलगांव में फायर क्ले का विशाल भंडार मिला है, ये पूरा का पूरा बात है। अब वहां पर और अगर विशेष देखें तो कहलगांव जो अंचल है वहां के मधोरापुर मौजा में फायर क्ले का विशाल भंडार मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट जगह हो गया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो गया। और अगर जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए, किसी माउंटेन का नाम पूछ लिया जाए, पहाड़ का नाम पूछ लिया जाए, तो आप यहाँ पे चंडीपुर, CHANDI, चंडीपुर पर्वत को याद रखेंगे कि चंडीपुर पर्वत के क्षेत्र में ये सर्वे करने के बाद पता चला था। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के 100 पर्यटन स्थानों की सूची में सासाराम का कौन सा स्थान है? ये जब आप सवाल पढ़ते हैं तो आपके मन में एक तो विचार आ जाता है कि चलिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम में अगर कोई जगह बिहार से शॉर्ट लिस्टेड है तो वो सासाराम तो है ही। अगर इस तरीके का सवाल आता है तो इसके लिए हम तैयार हो गए। अगर आंसर हमें पता चल जाए कि टॉप 100 जो शॉर्ट लिस्टेड हैं उसमें बिहार की रैंकिंग क्या है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ऑप्शंस हैं 1, 10, 14, 54 या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहां पर सासाराम का जो रैंक है वो है 14th, 14वें स्थान पर है। और जो ई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति 2020 है, यूजीसी ने वहां पर इसे शामिल किया है। छात्र छात्राओं को देश के दार्शनिक स्थलों को घुमाने का काम किया जाएगा। तो यहां पर सासाराम में जो भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में उनको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया था। जैसे कि वहां हम देखते हैं कि जो सासाराम का क्षेत्र है वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी, नेचुरल हेरिटेज के लिए भी जाना जाएगा, और साथ ही साथ स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं वहां पे, जैसे कि शेरशाह का मकबरा हो गया, रोहतासगढ़ किला, 51 शक्तिपीठ, ताराचंडी धाम हो गया, गुप्ता धाम, तुतला भवानी का जो पूरा का पूरा वो कम्प्लेक्स है जिसको इको टूरिज्म के लिए डेजिग्नेट किया गया है, मांझर कुंड, धुआं कुंड, ये सारे जो पर्यटन के स्थान हैं, ऐतिहासिक स्थल को देखने का मौका मिलेगा। और टोटल यूजीसी के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत में कितने शहरों को या कितने लोकेशंस को चूज किया गया है, तो 100, ये याद रखेंगे। तो सासाराम इसलिए बहुत न्यूज में था और ये एक अच्छी बात है, प्राउड मोमेंट भी है, और बिहार को समझने के लिए इंडिया भर के बच्चों को बेहतर तरह से मौका भी मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर कटिंग है और ये आपके काम का न्यूज है, इसको आप देख लेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। बिहार राज्य में किस फाइबर को बढ़ावा देने के लिए नई वस्त्र नीति बनेगी? अ न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी विल बी प्रमोटेड फॉर विच फाइबर? ठीक है, जूट के लिए या सिल्क के लिए या खादी के लिए या ऊल के लिए या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खादी को प्रमोट करने के लिए राज्य में नई वस्त्र नीति बनेगी। देख लीजिए, ये न्यूज़पेपर का पूरा कटिंग ही है और यहाँ देखिए, राज्य सरकार खादी को बढ़ावा देने के लिए नई वस्त्र नीति तैयार करेगी।
जिससे न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी खादी का विकास होगा। तो यहाँ पर नई वस्त्र नीति आप समझ गए, खादी वस्त्रों की बिक्री पर 30% की विशेष छूट देने की घोषणा की गई है। और ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बुक का नाम है बिहार में खादी नामक पुस्तक का हुआ विमोचन, और यहाँ पर 29 फैक्ट्रियों का होगा शिलान्यास। तो आप वैसे भी इसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जोड़ के देख सकते हैं, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। यहाँ पर जो बिहार में खादी का बहुत पहले से एक ट्रेंड जो है उसको प्रमोट करने की जरूरत है, और इन चीजों को अच्छे से देख लीजिए, जब मेंस में भी आपको इक्वली ये काम आने वाले हैं। अब टेक्सटाइल्स की बात हो ही रही है तो एक और ऐसा ही सवाल, बुनकरों के उत्थान के लिए बिहार के किन जिलों में क्लस्टर बनेगा? भागलपुर, नवादा, नालंदा, पटना या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सारे के सारे भागलपुर में, नवादा में, नालंदा में और पटना में, इन 4 जगहों पर क्लस्टर बनने हैं। देखिए, सूबे के 4 जिलों में बुनकरों के उत्थान के लिए बनेंगे क्लस्टर। कहां कहां? भागलपुर, नवादा, नालंदा और पटना। तो इससे बुनकरों को फायदा होगा कि एक ही जगह पर उनको धागा रंगाई का ट्रेनिंग, ये सारा का सारा सुविधा मिल जाएगा, और ये बिहार को और ज्यादा रेवेन्यू दिलाने में मदद करेगा। और यहाँ के लोग स्किल्ड होंगे तो स्किल्ड वर्कफोर्स होगा तो बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करते हुए आपको पढ़ना है। अगला सवाल, गांधी जयंती के अवसर पर बिहार में रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। इतना ही नहीं, बिहार का जो राजधानी पटना है उसको बेस्ट जिला भी या बेस्ट सिटी मान लिया गया, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा वहीं पर टीकाकरण हुआ था। कितने व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन से वैक्सीनेट किया गया है गांधी जयंती के दिन, यानी कि 2 अक्टूबर को बिहार भर में? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ये अप्रोक्सीमेट वाला है। सवाल पूछना भी थोड़ा अजीब है कि ऐसे फिगर बेस्ड क्वेश्चंस, बट बीपीएससी पूछती है, ये हार्श रियलिटी है। तो ऐसे चीजों के लिए एक बार आपको तैयार रहना चाहिए। 30 लाख के करीब लोगों को वैक्सीनेट किया गया था पूरे बिहार में। क्योंकि ये बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट है, तो ऐसे फिगर्स को एक बार को दिमाग में रखा जा सकता है। इस तरीके का न्यूज़पेपर कटिंग है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल, राज्य सरकार के किस योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है? बिहार में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, गांव में लगाए जा रहे हैं और भी कई जगहों पर लगाए जा रहे हैं। तो किस योजना के तहत? 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, जल जीवन हरियाली मिशन, हर घर बिजली योजना या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7 निश्चय 2। अब देखिए, ये जो सवाल है इसका ये मतलब है कि आप 7 निश्चय 2 को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। उनमें किन किन पहलुओं को टच किया जा रहा है, 7 निश्चय 1 से कैसे अलग है। तो प्री का तैयारी होगा, मेंस का तैयारी होगा, इंटरव्यू का तैयारी होगा। सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने को 41 कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी, और 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत गांव गांव सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने हैं। ठीक है, तो बस ये चीज है। बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है ब्रेडा, यानी कि बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से नेशनल लेवल पर कौन सी एजेंसी है उसका मैं आपसे जवाब चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। अगले सवाल पर आ जाते हैं। हेपेटाइटिस सी बीमारी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष का लक्ष्य रखा है कि किस साल तक हम हेपेटाइटिस सी को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे? 2022, 2025, 2030, 2040 या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सन 2030 तक हमें एलिमिनेट कर देना है। ये टारगेट रखा गया है, और 2018 में हमने ये टारगेट सेट किया था। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं, शॉर्ट में अगर कहना हो तो कहेंगे NVHPCP, यानी नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। आप समझ गए हेपेटाइटिस किस तरीके का बीमारी है? वायरल है, बैक्टीरियल है, तो वायरल है। स्टैटिक साइंस के लिए ये चीज हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हेपेटाइटिस सी फैलता है या नहीं? इसका मैं जवाब चाहूंगा आपसे कमेंट सेक्शन में। अब आ जाते हैं इस न्यूज आइटम पर।
कि 5 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इस बीमारी का उपचार निःशुल्क होगा। इस बीमारी यानी यहाँ पर हेपेटाइटिस सी की बात हो रही है। सभी जिला अस्पतालों में वायरल हेपेटाइटिस का मुफ्त इलाज। ठीक है, तो ये इस वजह से न्यूज में था, तो मुझे लगा कि इससे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे थोड़ा और बढ़वा लिया जाए। ये जो सवाल है इसमें मैंने कोई एमसीक्यू नहीं डाला है, मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है। ये सवाल है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन केसेज ऑफ अबडक्शन ऑफ वीमेन फॉर मैरिज, यानी शादी के लिए महिलाओं के अपहरण के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है। अगर इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं तो बड़ा ही खराब रिकॉर्ड रहा बिहार का। यहाँ पर बिहार का रैंक रहा 1। यह न्यूज आइटम इस तरीके से था कि प्रदेश में शादी के लिए महिलाओं के अपहरण के मामले सर्वाधिक। तो इस तरीके के कुछ निगेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं, उन पर भी सवाल बनते हैं कई बार, और इन चीज़ों को देखिए आप अच्छे से। और मेरा बस एक कहना है ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में मदद करेगा, आगे चल के मेंस में मदद करने वाला है। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे जब आप वीमेन एम्पावरमेंट पर बात करते हैं, यहाँ पर सेल्फ राइट्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स की बात, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं, वहाँ ये सारे फैक्ट्स फिगर्स बहुत काम आते हैं। और यही सारी चीज़ें जो हैं आपके आंसर्स को दूसरों से अलग बनाते हैं। और प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है, दोनों हैंड इन हैंड चलती रहती है। अगला सवाल, बिहार का प्रथम जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय है वो कौन सा जिला है। कटिहार, सारण, पूर्णिया, भोजपुर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। बिहार का वो पहला जिला है पूर्णिया जहां हर पंचायत में पुस्तकालय है। और टोटल यहाँ पर 230 पंचायत हैं और हर एक पंचायत में पुस्तकालय खुला है। ये एक अच्छा पहल है और देश के 115 आकांक्षी जिलों में पूर्णिया भी शामिल है, यानी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है उसके लिस्ट में पूर्णिया भी आता है। और यहाँ पर इन आकांक्षी जिलों में अलग ढंग से डेवलपमेंट करने की बात की जाती है और यहाँ पर ये जो पहल है अपने आप में काबिले तारीफ है, ये तो समझ आ रहा है। अगला सवाल, रामायण सर्किट में बिहार के किन किन शहरों को शामिल किया गया है। बक्सर, सीतामढ़ी, दरभंगा, रोहतास, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, टोटल 3 शहरों को शामिल किया गया है, या डिस्ट्रिक्ट्स कह लें, बक्सर, सीतामढ़ी और दरभंगा। रोहतास इसमें नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि रामायण सर्किट पर जोर शोर से काम चल रहा है। इसके लिए जो रोडवेज हैं उनके डेवलपमेंट का भी काम किया जा रहा है इस स्कीम के तहत। यानी रामायण सर्किट में बक्सर के कौन कौन से जगह हैं, तो नदवा है, अबहर है, बढ़ा है, ये सारे जगह हो गए, ये सब हैं। दरभंगा में गौतम कुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हैं। और सीतामढ़ी का जो क्षेत्र है वो भी इंपॉर्टेंट है, सीतामढ़ी का एक विशेष स्थान है रामायण में। रामायण सर्किट को, बुद्ध सर्किट को, इन चीज़ों को भी अच्छे से देख लेंगे स्टैटिक और डायनेमिक दोनों सेक्शंस के हिसाब से। अगला सवाल, बिहार में किस ऐप के माध्यम से चकबंदी कार्यक्रम चलाया जाएगा। चक बिहार, चकबंदी, बंदोबस्ती या धरातल, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अभी एक सवाल हुआ, अब अगले सवाल पे चल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा कि चक बिहार ऐप का पायलट प्रोजेक्ट किस जिले में कार्यरत है। कैमूर, रोहतास, भोजपुर और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस वाले सवाल का जवाब मिल गया कि वो चक बिहार ऐप है जिससे बिहार में चकबंदी कार्यक्रम चलाया जाएगा और इसको पायलट प्रोजेक्ट पर कैमूर में शुरू किया गया है और अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो हर जगह इसको अप्लाई करेंगे। अगला सवाल एक और है कि चक बिहार ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किस संस्था के द्वारा। आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी रुड़की। तो चक बिहार ऐप बिहार में चकबंदी के लिए आईआईटी रुड़की के द्वारा शुरू किया गया, डेवलप किया गया। और पायलट प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ स्टार्ट किया गया, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, अगले सवाल पर आ जाते हैं। ऐतिहासिक सवाल है, राष्ट्रपति के द्वारा बिहार में शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास किया गया। यह कार्यक्रम बिहार के किस भवन के शताब्दी के उपलक्ष्य में मनाया गया। पीएमसीएच, विधानसभा, विधान परिषद,
सेक्रेटरिएट या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत बड़ी बात है। और विधानसभा के बिल्डिंग के शताब्दी समारोह को मनाया गया। यहां पर शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास किया गया राष्ट्रपति श्री कोविंद जी के द्वारा। 21 अक्टूबर जो है बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी दिवस मनाया गया और यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हुए। सारे विधायकों को बोला गया कि आप जरूर प्रेजेंट रहेंगे। बड़ी ही हिस्टोरिक टाइम है इसके लिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था पटना कॉलेज कब सेटअप किया गया है, इसी तरीके से ये एक सवाल हो गया। इस पर विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये आप मुझे बताएंगे कि शुरुआती दौर में जब बिहार में विधानसभा बना था तो टोटल कितने सीट्स थे उस समय, और अभी बिहार विधानसभा में टोटल कितने सीट्स हैं। ओके, अगला सवाल, 2020 का उदय राज सिंह स्मृति सम्मान किसे दिया गया। यहां पर 4 नाम हैं, चंद्रशेखर कंबार या फिर एसएल बैरप्पा, जयंत कैकिनी या देवनूर महादेव, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर कंबार। ये कन्नड़ राइटर हैं और इनको दिया गया है। ये देख लीजिए न्यूज़पेपर की कटिंग, चंद्रशेखर कंबार को मिला उदय राज सिंह स्मृति सम्मान। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब कन्नड़ राइटर हैं, बिहार का हम करेंट अफेयर देख रहे हैं, तो यहां देखने का क्या पर्पस है। ये पत्रिका नई धारा पत्रिका का बिहार से एक गजब का जुड़ाव है। हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता के शीर्ष पर विराजित है ये नई धारा, और इसका प्रकाशन सन 1950 में शुरू हुआ था। ठीक है, और इसका लोकार्पण बिहार के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके द्वारा जो 14वां उदय राज सिंह स्मृति सम्मान है वो दिया गया कन्नड़ लेखक चंद्रशेखर कंबार जी को। अगला सवाल कि बिहार के फिल इन द ब्लैंक्स में पिछले 20 वर्षों में गैंगेटिक डॉल्फिन की संख्या दुगनी हो गई। बिहार के किस स्थान पर देखा गया कि पिछले 20 वर्षों में जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं, जिनको कि सुसु भी कहा जाता है, जो कि हमारा राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, उसकी संख्या डबल हुई है। पटना में, भागलपुर में, कटिहार में, किशनगंज में या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। दुनिया भर में 3 ही ऐसे रिवराइन डॉल्फिन्स हैं, एक उसमें गैंगेटिक है, एक इंदस है और एक जो है वो अमेजन नदी से इत्तेफाक रखती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं बिहार के भागलपुर में, जहां पिछले 20 वर्षों में गैंगेटिक डॉल्फिन्स की संख्या जो है वो डबल हुई है। देख लीजिए, ये न्यूज आइटम है। इस तरीके से इस सवाल को पूछने का सीधा मकसद है कि गैंगेटिक डॉल्फिन से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप कैप्चर कर सकते हैं, कर लीजिए। विश्व में भारत, नेपाल और बांग्लादेश में ही पाई जाती है ये डॉल्फिन, जिसको सुसु कहते हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन। विश्व में 3700 डॉल्फिन की संख्या है, बिहार में करीब 1500 है, 1464। और 20 वर्षों में यहाँ पर देखा गया है कि इनकी संख्या डबल हुई है। जब हम बात करते हैं भागलपुर की, सन 2000 में इनकी संख्या 95 से 98 के बीच की जाती थी। और यहां पर हम देखते हैं कि इसको सोंस नाम से भी जाना जाता है। और सोंस और घड़ियाल में आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, सोंस अलग चीज है, घड़ियाल अलग चीज है। अगले सवाल पर आते हैं कि बिहार के किस व्यक्ति ने गणित के 2500 फॉर्मूले बना गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। आनंद कुमार या फिर किसलय शर्मा या फिर वशिष्ठ नारायण सिंह या ब्रजकिशोर सिंह या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब यहां पर आप सोच विचार करिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसलय शर्मा। बिहार के पटना के रहने वाले हैं और इनके द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया। अगला सवाल कि बिहार के किस जिले में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यानी अपने तरीके का पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ। वेस्ट चंपारण, कैमूर, भागलपुर, वैशाली या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। भागलपुर अभी फिर से न्यूज में आया था गैंगेटिक डॉल्फिन्स के वजह से, और यहां पर भी। तो आप याद रखेंगे भागलपुर में संपन्न हुआ पहला पक्षी
प्रदर्शक कार्यक्रम। तो यहाँ पर ट्रेनिंग का भी काम हुआ। और थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रख लीजिए कि बिहार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं अभ्यारण्य वगैरह हैं, कहाँ पर हैं, कौन कौन लोकेटेड हैं, वाटर बॉडी कौन कौन इंपॉर्टेंट है, न्यूज में कौन कौन से रहे हैं, ये सब कुछ। और राज्य में जो पहला कह लें कि पक्षी महोत्सव है, उसकी शुरुआत भागलपुर में की गई थी। ठीक, अगला जो सवाल है हमारा कि बिहार के बाहर किस शहर में बिहार सदन में लोक सेवा केंद्र की शुरुआत की गई। यहाँ से लोग जो है अपनी सर्विसेज ले सकते हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या और भी इस तरीके से जो चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह बनवाना है वो बनवा सकते हैं। बिहार से बाहर किस स्थान पर? बिहार सदन में। वाराणसी में या नई दिल्ली में या नोएडा में या गुरुग्राम में या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बिहार से बाहर दिल्ली के द्वारका में शुरू किया गया। ये बिहार सदन द्वारका में लोक सेवा केंद्र की शुरुआत हुई है, नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में। तो बिहार से बाहर है, दिल्ली में है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरीके से समझ आ रहा है कि लोगों के कन्वीनियंस के लिए सरकार के तरफ से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। अगला सवाल, दीदी की रसोई कार्यक्रम से किन व्यक्तियों को भोजन प्राप्त होगा? दीदी की रसोई बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार में और ये एक सक्सेस स्टोरी है। ये अपनी सक्सेस की स्टोरी जो है लिखती जा रही है। ये क्या पेशेंट्स को लाभ होगा या स्टूडेंट्स को या टूरिस्ट को या इनफॉर्मल वर्कर्स को या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो यहाँ पर सबसे पहले तो पेशेंट्स और पेशेंट के साथ जो उनके अटेंडेंट्स होंगे उनको फ़ायदा होगा। बिहार के औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से शुरू किया गया था और न्यूज़ में इस तरीके से था कि और 34 अस्पतालों तक पहुँचेगी दीदी की रसोई। तो 2 सरकारी अस्पताल में ये प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था देखने के लिए। और जीविका दीदी की रसोई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जीविका ऑर्गेनाइजेशन, इनको आपको याद रखना होगा। अब आपके सामने 2 बिन ऑप्शंस वाले सवाल आएंगे। सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं कि गैंगटॉक में संपन्न प्रथम ऑल इंडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष टीम बिहार का क्या स्थान रहा? ठीक है, ये तो समझ गया कि यहाँ पर सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक की बात की जा रही है और वहां पर संपन्न हुआ है प्रथम ऑल इंडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता। दूसरा सवाल है कि गैंगटॉक में आयोजित पहले अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार की महिला टीम का क्या रैंक रहा, कैसा प्रदर्शन रहा? तो हम देखेंगे कि यहाँ पर दोनों टीम अव्वल रहे, यहाँ पर इन्होंने लीड लिया है। बिहार की पुरुष व महिला टीम चैंपियन। यही बात है, गैंगटॉक में संपन्न प्रथम ऑल इंडिया बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार ने दोहरे खिताब पर कब्जा जमाया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर पूछा जाता है तो आप इसके लिए तैयार रह सकते हैं। अगला जो सवाल है कि गंगा जल उद्वह योजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से होने वाले हैं? यानी कि गंगा जल को प्यूरिफाई करके और उस पानी को यूटिलाइज किया जाएगा कंजम्पशन के लिए किन किन जिलों में? नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये यूटिलाइज किया जाएगा नवादा में, नालंदा में और गया में। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, यानी एक से अधिक। इस तरीके से न्यूज आइटम था, समय सीमा में गंगा जल उद्वह योजना करें पूरी। तो ये इस तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब का इंस्ट्रक्शन है और यहाँ दिखा हुआ है कि राजगीर, गया, बोध गया और नवादा पहुंचेगा गंगा नदी का पानी। ठीक है, तो ये सारे स्कीम्स हैं जो बड़े छोटे स्कीम्स हैं, कई बार न्यूज में रहते हैं, उनको आपको अच्छे से देखना होता है। अगला सवाल, अपार्ट फ्रॉम एलोपैथी यानी जो अंग्रेजी दवाई कहलाती है, अंग्रेजी इलाज पद्धति एलोपैथ के अलावे किस मेथड को यूज किया जाएगा लोगों के उपचार के लिए पटना एम्स में? आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी या यूनानी या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेद। यानी कि आयुर्वेदिक पद्धति से भी इलाज होगा अपार्ट फ्रॉम एलोपैथी। अगला सवाल डॉल्फिन से ही है कि डॉल्फिन पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस स्थान पर 3 वॉच टावर बनाए जाएंगे ताकि उनकी सही अधिक ढंग से मॉनिटरिंग की जा सके? मनेर, पटना, कहलगांव, बक्सर या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कहलगांव। कहलगांव न्यूज में था फायर क्ले की वजह से और यहाँ पर वॉच टावर्स बनाने की बात की गई है डॉल्फिन्स के लिए। भागलपुर से रिलेटेड है कहलगांव। जो अगला सवाल है, द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिकेशन द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया? ये
जो अवार्ड है उसको कहेंगे एक्सेलेंस अवार्ड। किसके द्वारा दिया गया? द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिकेशंस के द्वारा। किस व्यक्ति को दिया गया? तो बिहार के निवासी हैं IAS रविंद्र कुमार, इनको दिया गया। किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो जो इनकी ट्रेवल अकाउंट है, यात्रा वृत्तांत है, जिस पुस्तक का नाम है माउंट एवरेस्ट एक्सपीरियंसिंग द जर्नी, उसके लिए। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, IAS रविंद्र कुमार। और अंत में आपको एक मैं न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दिखा दूं कि 50,000 से अधिक की SC आबादी वाले प्रखंड में मॉडल आवासीय स्कूल बनेंगे। तो इस तरीके से कुछ भी अगर घुमा फिरा के सवाल पूछा जाए तो एक बार इस न्यूज़ से भी आप रूबरू रहेंगे। मुझे समझ नहीं आया कि इसको किस तरीके से क्वेश्चन में दिया जाए, तो इनमें मैंने आपके लिए ये न्यूज़ आइटम छोड़ दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग